हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। और आज का हमारा जो पार्ट नंबर 2 है कक्षा 10 विज्ञान का, वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके नोट्स हैं वो बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए हैं, जो कि हर किसी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अम्ल। अम्ल होता क्या है। तो मैंने जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, यदि कोई भी पदार्थ इन 3 पॉइंट को जो है गुण होते हैं किसी पदार्थ में इन तीनों पॉइंटों के, तो वो अम्ल होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए कोई पदार्थ। दूसरा पॉइंट है यदि वो नीले लिटमस को है लाल में बदल देता है। जैसे कोई लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है और इसको जो है किसी पदार्थ में लगाने पर वो जो है लाल में बदल जाता है, तो समझ लो उसमें अम्लीयता का गुण है। तीसरा पॉइंट है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यदि किसी यौगिक को हम जलीय विलयन में डालते हैं और तो वो 2 आयनों में टूटता है, एक धन आयन में और एक ऋण आयन में। और यदि धन आयन H+ आयन हो, जो H+ आयन डोनेट करेगा वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट, पहला खट्टा होना चाहिए कोई भी पदार्थ, दूसरा नीले लिटमस को लाल में बदल दे, और तीसरा H+ आयन डोनेट करे तो वो एसिड होगा, अम्ल होगा। ठीक है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गए हैं जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है। एसिड का, अम्ल का अर्थ ही है खट्टा। ठीक है ना। अब आता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो हैं वो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है। इनमें जो है H+ और डोनेट ज़्यादा होते हैं आयन। ठीक है ना। जो जितना H+ आयन आसानी से डोनेट करेगा वो जो है उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अब आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका भी बोलते हैं, और इसका यूज जो है अचार वगैरह बनाने में होता है। दूसरा पॉइंट है लैक्टिक अम्ल, जिस दूसरा उदाहरण है इसका, और ये जो है दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में भी ऑक्जेलिक अम्ल, और यदि कभी ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें थकावट महसूस होती है। ठीक है। अब आता है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है तथा पानी कम मात्रा में होता है। ठीक है। अम्ल की मात्रा यदि ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। ठीक है। आगे आता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है तथा जल अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। अम्ल की मात्रा यदि कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। मतलब एकदम पतलापना होता है उसमें, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब आता है क्षारक। क्षारक क्या होता है, तो इसके भी 3 पॉइंट है। यदि कोई भी पदार्थ इन तीनों जो है गुणों को प्रदर्शित करता है तो वो क्षारक होता है। ठीक है। तो सबसे पहला गुण है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम कड़वे, जिसे हम खाना भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है। ये लिटमस दिख रहा है आपको, ये लाल है और ये लाल जो है नीले में बदल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना। और ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH-, ये देख सकते हो आप यहाँ पे OH- आयन डोनेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्षार है। ठीक है। और अब आता है प्रबल क्षारक। इसके उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अब आता है दुर्बल क्षारक, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो OH- आसानी से देगा वो प्रबल क्षारक होगा, और जो OH- आसानी से नहीं देगा वो दुर्बल क्षारक होगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है क्षार। क्षारक तो हमने देख लिया, क्षारक क्या होता है। अब ये क्षार क्या होता है वो देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलेगा, सीधी सी बात है, हम उसे क्षार कहेंगे। ठीक है। इसके उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आई समझ में सभी की।
तो चलिए अगला पॉइंट है लवण। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। यदि अम्ल और क्षारक को यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लवण मतलब न तो उसमें H+ होगा और न ही उसमें OH- होगा, वे सभी लवण हो गए। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं NaCl, न तो इसमें H+ है और न ही OH है। ठीक है ना, इसमें है NaCl, मतलब ये लवण है, और KCl भी लवण का उदाहरण है। अब आता है सूचक। सूचक मतलब सूचना देना। सूचक वे होंगे जो अम्ल और क्षार की सूचना देंगे हमें। ठीक है, कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, सूचक क्या करते हैं, किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जो सूचक का रंग होता है अम्लीय माध्यम में कुछ और होता है और क्षारकीय माध्यम में कुछ और होता है। इससे हम इसे आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं सूचक के प्रकार। सूचक मतलब सूचना देना अम्ल या क्षारीयता की। ठीक है, अब सूचक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होगा, पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। तो देख लो, ये पौधों में पाया जाता है। प्राकृतिक सूचक पौधों में पाया जाता है और इसके उदाहरण है लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया के फूल और हल्दी। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। और अब आता है कृत्रिम सूचक। तो ये रासायनिक पदार्थ हैं, मतलब इन्हें केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। इसके उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलीन, जो है कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। अब तीसरा हमारा है गंधीय सूचक, मतलब गंध से हम पता करेंगे कि मतलब किसी अम्ल में गंध ये सूचक डालेंगे तो इसकी गंध अलग होगी और क्षार में इसकी गंध अलग होगी। इन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे प्याज और लौंग तेल। प्याज को यदि हम अम्ल में डालें तो उसकी रंग कुछ गंध कुछ अलग होगी, और लौंग के तेल को भी ऐसा ही है, अम्ल में इसकी गंध और क्षार में इसकी गंध कुछ अलग होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन किस में क्या होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक में है लिटमस। लिटमस को यदि हम अम्ल के साथ मिलाएं तो इसका रंग होगा लाल, और क्षारक के साथ मिलाएं तो इसका रंग होगा नीला। ठीक है, अब आता है लाल पत्ता गोभी के रस को यदि हम अम्ल के साथ मिलाएं तो इसका रंग हो जाएगा लाल, और यदि क्षारक के साथ मिलाएं तो इसका रंग हो जाएगा हरा। ठीक है, अब आता है हल्दी। हल्दी को अम्ल के साथ मिलाने पर इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहता है। और हल्दी को क्षारक के साथ मिलाने पर रंग हो जाता है लाल कलर का। अब आता है हाइड्रेंजिया के फूल का रस। यदि हाइड्रेंजिया के फूल के रस को हम अम्ल के साथ मिला देते हैं तो इसका रंग नीला हो जाएगा, और क्षारक के साथ मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का। ठीक है, अब आते हैं हमारे कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में फिनोल्फ्थैलीन जो है, इसको अम्ल के साथ मिलाने पर रंगहीन हो जाएगा, मतलब रंग ही उड़ जाएगा इसका। ठीक है, कोई कलर नहीं होगा। और यदि क्षारक के साथ मिलाते हैं फिनोल्फ्थैलीन को तो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, अब आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ मिलाने पर तो लाल कलर का होता है, और क्षारक के साथ मिलाने पर यह पीला कलर का हो जाता है। अब आता है गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज का रस। प्याज का रस को यदि हम अम्ल के साथ मिलाएं तो इसकी गंध हो जाती है तीक्ष्ण, और क्षारक के साथ मिलाने पर इसकी कोई गंध नहीं आती, मतलब स्मेल लेस हो जाता है, ये कोई किसी प्रकार की इसमें गंध नहीं रहती। अब आता है वेनिला। वेनिला समान गंध रहती हैं, मतलब जैसी गंध रहेगी वैसी ही बाद में भी रहेगी, इसमें गंध में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है वेनिला को जो है क्षार के साथ मिलाने पर इसमें कोई गंध नहीं रहती। ठीक है, मतलब गंध ही खत्म हो जाती है। और लौंग के तेल को अम्ल के साथ मिलाने पर तो है जैसी की जैसी गंध रहती है, और क्षार के साथ मिलाने पर गंध ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आता है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, कि भाई अम्ल और क्षार के जो है रासायनिक गुण क्या हैं, वो कैसे क्रिया करते हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो धातु की अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया।
जो अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो जैसे अम्ल HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है ना, तो अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, अब आता है धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो जो है धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की क्रिया से जो है सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब आती है पॉप टेस्टिंग। पॉप टेस्ट जो है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब यदि हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, उसके पास मोमबत्ती लाई जाती है तो उसमें पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब हाइड्रोजन की कोई भी गैस हाइड्रोजन है या नहीं है, उसकी उपस्थिति जो है हम पॉप टेस्टिंग द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि भाई कोई गैस का रिसाव हो रहा है और किसी विलेन से कोई गैस निकल रही है, उसमें आपको पता लगाना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो आपको कहना है हम पॉप टेस्ट द्वारा जो है हाइड्रोजन गैस का पता लगाएंगे। यदि हाइड्रोजन गैस होगी तो हम मोमबत्ती उस गैस के पास ले जाने पर पॉप के साथ वो जलेगी, और यदि कोई अन्य गैस होगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, और अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। यह अभिक्रिया करके अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट लवण CO2 प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और जल का निर्माण होता है। और यदि हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। आपको ध्यान में रखना है, क्षार ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आता है चूने के पानी का टेस्ट कि भाई चूने के पानी का टेस्ट कैसे करें। किसी भी विलेन में चूने का पानी है या कोई अन्य पदार्थ है, इसका टेस्ट कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी पानी पड़ा है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस मुक्त कर रहे हैं, और उसमें जो है कोई सा भी केमिकल हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है और वो पानी जो है दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, चूने का पानी होगा। और यदि दूधिया नहीं होता है तो वो चूने का पानी नहीं होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अवक्षेप जो है एक ऐसा क्रिस्टलीय सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जो जल में अविलय होता है और वो जो है तले में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में भी अवक्षेप का निर्माण होगा वो जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में आई थी। ठीक है, तो चलिए अधिक मात्रा में CO2, ये CO2 थी यहाँ पे, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है। ठीक है, यदि बहुत अधिक मात्रा में जो है हम इसमें अभी जो हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ इसमें अभी हम CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में यदि बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तो हमें जो है कैल्शियम
बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा जो कि जल में घुल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं वो देखते हैं हम। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके जो है लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण जिसमें न तो H होगा, न तो H+ होगा और न ही OH- होगा, वो लवण होगा। ठीक है ना, क्योंकि अम्ल में H होता है और क्षारक में OH, तो अम्ल का H और OH मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। इसमें लवण, इसलिए लवण में जो है H और OH नहीं होते। ठीक है, अब आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण कर देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होगा, ये H2O है। ठीक है ना, H2O है। यह थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिएगा। अब आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं हम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर अम्लीय लवण, ठीक है, प्लस जल का निर्माण होगा। अब आप कहोगे लवण सुना है लेकिन अम्लीय लवण क्या होगा, तो यदि हम बहुत ही प्रबल अम्ल ले लेते हैं और उसकी दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो लवण में कुछ मात्रा में H+ भी रह जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम अम्लीय लवण बोलते हैं उसको। अब आता है दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्षारीय लवण रहता है प्लस जल रहता है। मतलब क्षारीय लवण क्या, जिसमें कुछ मात्रा में OH भी रह जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षारक के साथ करवाने पर जो है उदासीन लवण बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। उदासीन लवण मतलब बहुत ही ऐसा लवण, प्रबल लवण बनेगा जिसका जो है जो हमारा लिटमस पेपर होगा उसका भी असर इस पर नहीं होगा, मतलब लिटमस पेपर का रंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करके भी जो है उदासीन लवण और जल ही बनाते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की प्रक्रिया, अभिक्रिया है यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, मतलब कोई सी भी धातु हो उसके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उसे धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, और मैंने अपने एक पहले के वीडियो में जो है आवर्त सारणी में धातु और अधातु में अंतर करने की एक ट्रिक बताई है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल जो है अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। यदि कॉपर क्लोराइड बनेगा तो विलयन जो है नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो क्यों होती है, तो क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए जो है इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आता है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। मतलब अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षारों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देख लो, अधात्विक ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये प्रवृत्ति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये प्रवृत्ति में तो अम्लीय होते हैं और साथ ही साथ विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए उसे भी आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।